कुछ न्यूमेरिकल्स की स्टडी की थी। अब इसमें यदि कुछ और न्यूमेरिकल होते हैं तो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे टेक्स्ट के क्वेश्चन है, अध्याय प्रश्न है, उसी के बारे में बता रहा हूं। जैसे अध्याय प्रश्न 22 में है चांदी मीन्स एजी। एक रहा है चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है, एफसीसी जालक में ही होता है। चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है यदि इसकी कोष्ठिका के कोर की लंबाई का मतलब ए, घन के किनारों की लंबाई 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर दे रखी है और उसका घनत्व दे रखा है 10.5 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। तो चांदी का परमाणुक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। चांदी का परमाणुक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो कल हमने विमा की गणना का सूत्र पढ़ा था, जेड डी बराबर जेड इंटू एम ए क्यूब इंटू एन नोट। डी क्या है यहाँ पर? घनत्व है। जेड क्या है? एक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या। एन क्या है? एक परमाणु का द्रव्यमान। ए क्यूब क्या है? घन का आयतन। और एन नोट क्या है? एवोगैड्रो की संख्या। अब हमें क्या निकालना है? परमाणु का द्रव्यमान। तो सूत्र क्या हो जाएगा? एम बराबर डी ए क्यूब इंटू एन नोट बटे जेड। तो एफसीसी है तो जेड का मान कितना हो गया? 4 हो गया। एम बराबर डी का मान कितना है? 10.5, ए का मान 4.07, 10⁻⁻8, इसकी घात 3 हो गई, 6.23, 10⁻23 अपॉन जेड का मान 4 हो गया। तो एम का मान आ गया 106.79 यूनिट। एक परमाणु का द्रव्यमान आ गया। ऐसे ही हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है एक घनीय ठोस पी और क्यू दो तत्वों से मिलकर बना है। एक घनीय ठोस पी और क्यू दो तत्वों से मिलकर बना है। एक ठोस है जो कितने तत्वों से मिलकर बना है? पी और क्यू। अब ये कह रहा है पी घन के केंद्र पर है और क्यू घन के कोनों पर। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? केंद्र पर तो 1/1, कोनों पर तो 8/1/8, तो 1:1। तो सूत्र क्या हो गया? पी क्यू हो गया। अब ये कह रहा है कि इसकी उपसंयोजन संख्या बताइए। उपसंयोजन संख्या बताइए। तो इसका अर्थ क्या है कि इसके हम स्ट्रक्चर बनाए, ये संरचना प्राप्त होती है। इस संरचना में ये कह रहा है पी परमाणु केंद्र पे है, क्यू परमाणु घन के कोनों पर। इस प्रकार से आता है। एक परमाणु 8 परमाणु से स्पर्श करता है तो इसकी समृद्ध संख्या 8:8 होती है। ये समृद्ध संख्या कितनी होती है? 8:8 होती है। इससे हम न्यूमेरिकल्स निकालते हैं। अगला उदाहरण है इसमें नायोबियम एनबी। नायोबियम एनबी तत्व का क्रिस्टलीकरण अंतः केंद्रित घनीय संरचना। अंतः केंद्रित घनीय संरचना का मतलब होता है बीसीसी में होता है। इसकी कोष्ठिका की कोर की लंबाई, इसका घनत्व 8.55 ग्राम 8.55 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब है। उसका परमाणु द्रव्यमान 93 यूनिट है। तो
परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस न्यूमेरिकल्स में क्या है, बीसीसी दे रखा है तो जेड का मान 2 हो गया, डी दे रखा है, एम दे रखा है, एन नोट एवोगाड्रो की संख्या होती है। तो फार्मूला सूत्र ये होता है डी बराबर जेड एम ए क्यूब इंटू एन नोट। हमें क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना है, तो जेड एम डी इंटू एन नोट। तो जेड कितना हो गया 2, 93, डी का मान 8.55, 6.23, 10 की घात 23 ये आ गया। ए क्यूब का मान आ गया, ए क्यूब का मान आ जाता है 3.63, 10 की घात 23 ये आता है। तो इसको हम घात को ए क्यूब बराबर 36.1, 10 की घात -24 ये निकालते हैं। अब हमें पहले क्या निकालना है, घन की भुजा निकालनी। पहले क्या निकालनी, घन की भुजा, उसके बाद त्रिज्या निकलेगी। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लोग लेते हैं। लोग लेने पर तो लोग ए क्यूब बराबर लोग 36.13, 10 की घात -24 ये क्या लिख सकते हैं, 3 लोग ए, लोग 36 में पूर्णांश क्या हो गया 1, इसका लोग होता है 55, 8 ये कितने हो जाएगा, लोग 10 का मान 1 होता है तो -24 हो गया। तो इसकी वैल्यू आ गई -24 की वैल्यू आ गई ये -22.424 ये आ गई। तो हमारे पास लोग ए बराबर क्या हो जाएगा -22.442 बटे 3। तो 3 का भाग दे देंगे, लोग से निकालना होगा तो आ जाएगा 3.304, 10 की घात -8 सेंटीमीटर। फिर इसका एंटीलोग लेते हैं, फिर इसका क्या लेते हैं हम, एंटीलोग लेंगे तब हमारे पास ए का मान ही आ जाएगा एंटीलोग लेने पर। अब हमने निविड़ संकुलन पढ़ा था तो बीसीसी के अंदर हमने ये सूत्र निकाला था 4r बराबर √3a। हमें क्या निकालना है, r निकालना है, r निकालना है तो √3a/4। तो √3 का मान क्या है 73, ए का मान आएगा 3.304, 10 की घात -8 बटे 4। तो इसकी त्रिज्या आ जाती है 1.43, 10 की घात -8 सेंटीमीटर। तो जब भी हमें इस प्रकार के न्यूमेरिकल निकालने हो जिसमें त्रिज्या निकालनी हो, क्या निकालनी हो, त्रिज्या निकालनी हो, तब हम जो हमने सरल घन में सूत्र पढ़े थे ए बराबर 2r, बीसीसी के अंदर 4r √3a, एफसीसी के अंदर 4r √2a, ये जो सूत्र है इस सूत्रों का प्रयोग करते हैं किसके लिए, जब हमें त्रिज्या निकालनी होती है। तो हमारे पास जो निविड़ संकुलन जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम इस तरह के सूत्रों का स्थापन करते हैं। इससे से अलग अलग तरीके से हम विमा की गणना करते हैं। ये इस निविड़ संकुलन का लास्ट पार्ट था कि विमा की गणना कैसे करते हैं। वैसे तुम्हारे नोट्स के अंदर इन तमाम चीजों को, न्यूमेरिकल्स को लिख करके भेज रखा है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें, अब इसका अगला हिस्सा है चैप्टर का तीसरा हिस्सा, रासायनिक दोष। रासायनिक दोष, अपूर्णता, रासायनिक दोष और अपूर्णता। तो इसका तात्पर्य क्या है, कोई भी पदार्थ लेते हैं 0 केल्विन ताप होता है। 0 केल्विन ताप पर उस पदार्थ के अवयवीकरण या आयनिक ठोस के अवयवीकरण इस से नियमित क्रम में होते हैं। ये नियमित क्रम है 0 केल्विन ताप पर, ये नियमित क्रम होता है 0 केल्विन ताप पर, ये इससे। तो यहां पर अवयवीकरण अपने स्थान पर फिक्स रहते हैं। जो अवयवीकरण है वो अवयवीकरण अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, फिक्स रहेंगे 0 केल्विन ताप पर।
तो उनमें स्थिति में कोई विचलन नहीं होता, अपने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करते। इस प्रकार के क्रिस्टल को हम आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं? आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। अब क्या स्थिति होती है? यदि हम किसी ठोस पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं या कोई अशुद्धि मिलाते हैं या अन्य कोई तरीका अपनाते हैं, तो उस प्रक्रिया के दौरान क्या इसके अवयवी कणों में विचलन होगा। विचलन का अर्थ है कि जो अवयवी कण है वो अपने स्थान को छोड़ देंगे, क्यों? ताप बढ़ाएंगे तो आकर्षण बल कम होगा, ताप बढ़ाएंगे तो आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? कण एक दूसरे से दूर जाना चलेंगे, तो दूर जाएंगे तो उनकी स्थिति में विचलन आ सकता है। इस स्थिति में विचलन आएगा तो विचलन आने के कारण इससे यहां पर अपूर्णता उत्पन्न हो जाती है, ये अपूर्णता उत्पन्न होती है, ये अपूर्णता उत्पन्न होगी। तो इस अपूर्णता के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं या अपूर्णता उत्पन्न होती है, उसी को हम रासायनिक दोष या अपूर्णता कहते हैं या त्रुटियां कहते हैं। तो उसकी पहली कंडीशन क्या है कि रासायनिक दोष अपूर्णता क्या है? तो उसमें पहला टर्म्स आता है आदर्श क्रिस्टल। तो आदर्श क्रिस्टल का तात्पर्य क्या है? ठोस पदार्थ या क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर सभी पदार्थों के अवयवी कण, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, अपने स्थान पर स्थित रहते हैं, अर्थात अपनी स्थिति में कोई विचलन प्रदर्शित नहीं करते हैं, जिसके कारण उसमें अपूर्णता उत्पन्न नहीं होती। ऐसे क्रिस्टल को हम आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। तो आदर्श क्रिस्टल जो ठोस पदार्थ में अपूर्णता होती है, उसका पहला पॉइंट आदर्श क्रिस्टल होता है। तो आदर्श क्रिस्टल का तात्पर्य क्या है? ठोस पदार्थों में या अवयवी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में अवयवी कण अपने स्थान पर नियमित क्रम में और पैटर्न में स्थित रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का विचलन नहीं होता है। ऐसे क्रिस्टल को हम आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। आदर्श क्रिस्टल का तात्पर्य क्या है? ठोस पदार्थ या क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में अवयवी कण अपने नियमित क्रम में और अपने पैटर्न में पूर्णतः व्यवस्थित होते हैं, उनमें किसी प्रकार का विचलन उत्पन्न नहीं होता है और जिससे अपूर्णता भी उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक अपूर्णता, रासायनिक त्रुटि और रासायनिक दोष कहते हैं। आदर्श क्रिस्टल कहेंगे। अब क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जिसमें अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? ताप बढ़ाते हैं, ताप में वृद्धि करते हैं या कमी करते हैं, या कोई अशुद्धि मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं। इसके मिलाने से क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों की स्थिति में विचलन होता है, अर्थात वो अपने स्थान से परिवर्तित करते हैं। अपने स्थान से परिवर्तित करने का कारण कैसे, स्थान से कैसे परिवर्तित करते हैं कि जैसे हमारे पास एक क्लासरूम है, ये टेबल चेयर लगी हुई है, ये क्रमबद्ध है। अब इंटरवल होता है या स्कूल की छुट्टी होती है, बच्चे बदमाशी करते हैं तो वो टेबल चेयर को अस्त व्यस्त करते हैं। मान लो ये टेबल यहां सेट कर यहां आ गई, ये चेयर यहां आ गई, इससे विचलन हो गया, अपनी स्थिति में विचलन होता है। तो उस विचलन के कारण अपूर्णता उत्पन्न होती है। उसी अपूर्णता को हम रासायनिक दोष, रासायनिक त्रुटि या रासायनिक अपूर्णता कहते हैं। तो रासायनिक आदर्श क्रिस्टल पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि रासायनिक दोष त्रुटि क्या होती है? क्रिस्टल ठोस पदार्थों में या ठोस पदार्थों में ताप बढ़ाने से या अशुद्धता मिलाने से अवयवी कणों की अपनी स्थिति में विचलन होता है। विचलन के कारण जालक में अपूर्णता उत्पन्न होती है। विचलन के कारण जालक में अपूर्णता उत्पन्न होती है। उस अपूर्णता को ही हम रासायनिक दोष, रासायनिक त्रुटि या रासायनिक अपूर्णता कहते हैं। अब जो इस रासायनिक दोष जो हम पढ़ेंगे, तो रासायनिक दोष दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन से? एक इलेक्ट्रॉनिक दोष, इलेक्ट्रॉन के कारण जो उत्पन्न होता है। एक को बोलते हैं हम
बिंदु दोष या ऊष्मागतिकी दोष। इलेक्ट्रॉनिक दोष का तात्पर्य के इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। बिंदु दोष में क्या है, आवयविक कण अपनी स्थिति में विचलन कर सकते हैं या अपूर्णता उत्पन्न करते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष या ऊष्मागतिकी दोष कहते हैं। ऊष्मागतिकी दोष क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ताप में कारण उत्पन्न होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक दोष हम अलग पढ़ेंगे। इसके बाद बिंदु दोष के दो प्रकार होते हैं, एक बिंदु दोष, दूसरा रेखीय दोष। बिंदु दोष का तात्पर्य क्या है कि हमारे पास जो क्रिस्टल जालक है, उस क्रिस्टल जालक में आवयविक कणों की स्थिति बदल जाती है, या तो वो अपनी स्थान बदल देते हैं या जालक की स्थिति से बाहर निकल जाते हैं, या तो अपना स्थान बदल देते हैं या जालक की स्थिति से बाहर निकल जाते हैं, तब उसको बिंदु दोष कहते हैं। रेखीय दोष का तात्पर्य क्या है, जो क्रिस्टल जालक होगा उसमें आवयविक कणों की पूर्ण रेखा जालक की स्थिति से बाहर निकल जाती है। जैसे अपन क्लासरूम में टेबल लगाते हैं, ये क्लासरूम में टेबल लगी हुई है, चेयर टेबल लगी हुई है। अब मान लो हमें एक रो को, इस जगह को खाली कर देते हैं, कि जगह खाली हो गई, मतलब एक रो, एक पंक्ति की तमाम टेबल और चेयर बाहर निकाल देते हैं, तब उसको रेखीय दोष कहते हैं। तो हमें रासायनिक दोष के दौरान इलेक्ट्रॉनिक दोष, बिंदु दोष में तीन प्रकार आएंगे, स्टाइकोमेट्रिक दोष, नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष और अशुद्धता दोष। रेखीय दोष में हमें इतना ही पढ़ना है कि जब हम किसी क्रिस्टल में ताप में परिवर्तन करते हैं या कमी करते हैं या वृद्धि करते हैं, तो जालक के आवयविक कणों की पूर्ण पंक्ति जालक की सतह से बाहर निकल जाती है। पूर्ण पंक्ति जालक की सतह से बाहर निकल जाती है, तब उसको रेखीय दोष कहते हैं। तो हमें यहाँ पर दोष के जो प्रकार पढ़े वो पढ़े केवल इलेक्ट्रॉनिक दोष के बारे में, और दूसरा पढ़ना है बिंदु दोष के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक दोष अलग होगा जो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। बिंदु दोष में हम केवल आवयविक कणों के बिंदुओं के कारण उत्पन्न दोष को कह सकते हैं। इसके अंदर हम तीन प्रकार पढ़ेंगे, स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक और अशुद्धता दोष। इस तरह से रासायनिक दोष, तो रासायनिक दोष में पहला क्या है, पहला है आदर्श क्रिस्टल क्या है, तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में आवयविक कण अपने नियमित स्थान पर और अपने पैटर्न पर पूर्ण रूप से व्यवस्थित होते हैं और उनकी कणों की स्थिति में कोई विचलन नहीं होता। विचलन का मतलब व्यवधान नहीं होता, अपना स्थान नहीं बदलते, तब उसको विचलन कहते हैं। कोई विचलन नहीं होता तो 0 केल्विन ताप पर ठोस पदार्थों में आवयविक कण नियमित क्रम में होने के कारण कोई अपूर्णता उत्पन्न नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। रासायनिक आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। इसके बाद दूसरा आता है कि हम रासायनिक दोष, रासायनिक अपूर्णता या रासायनिक त्रुटि किसे कहते हैं। रासायनिक दोष, रासायनिक अपूर्णता, रासायनिक त्रुटि किसे कहते हैं, तो रासायनिक ठोस पदार्थों में या क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में ताप बढ़ाने से या कम करने से या ताप परिवर्तन करने से या अशुद्धता मिलाने से पदार्थ के, ठोस पदार्थ के आवयविक कणों की स्थिति में विचलन होता है। आवयविक कणों की स्थिति में विचलन होता है, तो विचलन के कारण उसमें दोष उत्पन्न होता है, अपूर्णता उत्पन्न होती है, अपने स्थान से अलग हट जाते हैं, इस वजह से उसमें अपूर्णता उत्पन्न होती है, तब उसको हम रासायनिक दोष या रासायनिक त्रुटि या रासायनिक अपूर्णता कहते हैं। इसके बाद रासायनिक दोष, रासायनिक अपूर्णता दो प्रकार की होती है। इलेक्ट्रॉनिक दोष जो 0 केल्विन ताप पर सभी इलेक्ट्रॉन शैक्षणिक बंध से जुड़े होते हैं, लेकिन जैसे हम ताप में वृद्धि करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें चालकता बढ़ती है, अपूर्णता उत्पन्न होती है, तब उसको हम इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। दूसरा बिंदु दोष, तापमान के कारण या अशुद्धता के कारण आवयविक कणों की स्थिति में विचलन होता है, तब उसको हम बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष में बिंदु दोष केवल आवयविक कणों की स्थिति में विचलन के कारण होता है। इसमें दूसरा आता है रेखीय दोष।
रेखीय दोष का मतलब है हमारे पास अभी भी कणों की जो पंक्तियां होती है उस पूरी पंक्ति में इस तरह से पूरी पंक्ति जालक इस तरह से बाहर निकल जाती है। जैसे अपन दीवार बनाते हैं तो दीवार के अंदर ये दीवार बनाते हैं तो दीवार बनाएंगे, ये दीवार बनाएंगे। अब इस दीवार के अंदर इस तरह से दीवार बनी हुई, इसमें अपूर्णता उत्पन्न करनी है तो हम क्या करेंगे, इस ईंट को गायब कर देते हैं। ईंट कम हो गई तो यह छिद्र आ जाएगा, खाली जगह आ जाएगी तो अपूर्णता हो गई। दूसरा तरीका इस ईंट को हटाकर यहां लगा दें तो ये भी अपूर्णता हो गई। तो इस तरह से दीवार में जैसे ईंटों की कमी से हम उसमें जालक उत्पन्न कर सकते हैं, रासायनिक दोष उत्पन्न कर सकते हैं, वैसे ही किसले ठोस पदार्थों में भी यही स्थिति होती है कि अवयवी कणों की स्थिति में परिवर्तन के कारण उसमें दोष उत्पन्न होता है। तब उसको हम रासायनिक दोष या रासायनिक त्रुटि के रूप में पढ़ते हैं। अब क्या आता है कि जो रासायनिक दोष हम पढ़ रहे हैं, रासायनिक दोष जो हम पढ़ रहे हैं तो वो किस प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक दोष। तो इलेक्ट्रॉनिक दोष किस कारण से होता है। तो हमारे पास कुछ तत्वों की धातु जालक होते हैं, धातु जालक। उस जालक के अंदर प्रत्येक परमाणु सैद्धांतिक बल से जुड़ा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सिलिकॉन है, गैलियम है, जर्मेनियम है, बोरोन है, इंडियम है, इस प्रकार के तत्व होते हैं जिनका जालक होता है। इस जालक में अंदर जैसे ये देखो कि इलेक्ट्रॉनिक दोष किस प्रकार से उत्पन्न होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक दोष किस कारण से उत्पन्न होता है, उसको प्रदर्शित करने का तरीका होता है। जैसे अब मान लो हमारे पास ये सिलिकॉन का है, सिलिकॉन वर्ग 14 में आता है, तो 14 में आता है तो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक परमाणु के पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पर हम इसको दिखाते हैं सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन रहेगा, ये सिलिकॉन है। अब सिलिकॉन में कितने, एक परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये कितने बंध बनाएंगे, 4 सैद्धांतिक बंध बनाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो इस तरह से सारे परमाणु एक इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे हमारे पास 2 हाथ होते हैं तो अपन 2 हाथ से 2 स्टूडेंट को पकड़ सकते हैं, 2 अन्य व्यक्ति को हम पकड़ सकते हैं केवल 2 हाथ के कारण। लेकिन अब सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते तो 4 अन्य परमाणु के साथ सैद्धांतिक बंध बनाता है। अब ये 0 केल्विन ताप पर ये स्थिति होती है तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई अपूर्णता उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो इस जो जालक बना होता है सिलिकॉन का, इस जालक के अंदर कुछ परमाणु के बीच में जो बने हुए सैद्धांतिक बंध होते हैं वो टूट जाते हैं। ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन, ये है। तो यहां तो सब में बंध बने हुए, लेकिन जैसे ताप बढ़ाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन की मध्य ऊर्जा बंध कमजोर होंगे तो वो टूट जाएंगे। तो कुछ परमाणु तो आपस में बंध से जुड़े रहेंगे इस तरह से, ये जुड़े रहते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं इस तरह से। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब सैद्धांतिक बंध टूट गया
और शैक्षणिक बंध टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण उसमें क्या है, अपूर्णता, इलेक्ट्रॉन की स्थिति बदल जाएगी। इलेक्ट्रॉन की स्थिति बदल जाएगी तो उसमें क्या कंडीशन पैदा होगी, इस प्रकार से कि हम जब भी किसी पदार्थ की चालकता को प्रदर्शित करते हैं तो उस चालकता के अंदर ये स्थिति होती है। एक स्थिति ये होती है, दूसरी स्थिति ये इसका शोजी बैंड होता है, शोजी बैंड, और ये चालन बैंड होता है। जब इलेक्ट्रॉन या धातु परमाणु 0 केल्विन ताप पर होते हैं तो इससे से बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ये शैक्षणिक बंध हो गया, ये खाली होता है। जैसे ही हम इसका ताप बढ़ाते हैं, ताप वृद्धि करते हैं, तो शैक्षणिक बंध टूटता है। तो कुछ शैक्षणिक बंध टूटकर मुक्त इलेक्ट्रॉन इस बैंड में आ जाते हैं। इससे ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शैक्षणिक बंध टूटकर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाते हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के यहां से यहां जाने के कारण यहां पर छिद्र उत्पन्न हो जाता है, छिद्र उत्पन्न होता है। इसको हम इलेक्ट्रॉन छिद्र कहते हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इस कारण क्या है, एक तो इसमें चालकता में वृद्धि हो जाती है, एक तो क्या हो जाता है, इसमें चालकता में वृद्धि हो जाती है। दूसरा, जैसे हम विद्युत विभव लगाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन छिद्र का मतलब उसमें धनात्मक आवेशित हो गया एक प्रकार से। ये कैथोड की तरफ जाएगा और ये एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें ऋणात्मक आवेश है, इस पर धनात्मक आवेश है। तो इस इलेक्ट्रॉन की अपनी स्थिति में बदलने के कारण, इलेक्ट्रॉन की स्थिति बदलने के कारण इनमें जो अपूर्णता उत्पन्न होती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता या इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता या इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। ये दोष केवल इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, इलेक्ट्रॉन के शैक्षणिक बंध टूटने के कारण ही यह अपूर्णता उत्पन्न होती है, यह रासायनिक दोष उत्पन्न होता है। ये मुख्य रूप से उन धातु क्रिस्टल जालक में होता है जहां पर पूर्ण रूप से शैक्षणिक बंध बने होते हैं और इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे जब हम ठोस पदार्थों को चालकता के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, ठोस पदार्थ को चालकता के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, तब ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, जो हम बिंदु दोष पढ़ते हैं, तो बिंदु दोष किस कारण से होता है कि धातु क्रिस्टल जालक का ताप बढ़ाने से, क्रिस्टल जालक का ताप बढ़ाने से या अशुद्धता मिलाने से अवयवी कणों की स्थिति में विचलन होता है। उस विचलन के कारण उसमें अपूर्णता उत्पन्न होती है, उसको हम बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष में दो दोष होते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। बिंदु दोष में केवल अवयवी कण अपनी स्थिति में विचलन करते हैं, जबकि रेखीय दोष में पूरे अवयवी कण बाहर निकल जाते हैं। इस कारण तो बिंदु दोष जो ताप और अपूर्णता के कारण होता है, तो बिंदु दोष जिसको हम ऊष्मागत की दोष कहते हैं, ताप के कारण होता है। तो बिंदु दोष ऊष्मागत की दोष का पहला जो प्रकार होता है वो होता है स्टाइकोमेट्रिक। स्टाइकोमेट्रिक दोष, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, रसमीकरण मिति कहते हैं, रसमीकरण मिति। बिंदु दोष में का पहला भाग होता है स्टाइकोमेट्रिक दोष या रसमीकरण मिति दोष। अब स्टाइकोमेट्रिक शब्द का अर्थ क्या है, स्टाइकोमेट्रिक यौगिक वे होते हैं जिसमें आयनों का अनुपात उसकी अणुसूत्र, उसके मलानीपाती सूत्र के अनुसार होता है। स्टाइकोमेट्रिक यौगिक वे ठोस यौगिक होते हैं या आयनिक यौगिक होते हैं जिसमें आयनों का अनुपात उनके अणुसूत्र के अनुसार होता है, उनके अणुसूत्र के अनुसार या उनके मुलानीपाती सूत्र के अनुसार होता है। उसको हम स्टाइकोमेट्रिक दोष, स्टाइकोमेट्रिक यौगिक या रसमीकरण यौगिक, जैसे NaCl, AgBr,
ZnCl2 इस प्रकार के यौगिक होते हैं जिसमें अभी भी आयनों का अनुपात, उसके अणुसूत्र, उसके मुलानी